नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EIA के बारे में। अब जो भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उसको मैं बोलता चला जाऊंगा तो आप उसको समझेंगे। तो EIA का सबसे पहले मैं टॉपिक से शुरुआत कर रहा हूँ कि फुल फॉर्म क्या होता है। फिर उसके बाद UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो आपका है प्रोग्राम, तो वो आपका क्या डेफिनेशन देता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आप जानते हो कि EIA जो है आपका UNEP के गाइडलाइंस पर ही बनाया गया है। और ये जो EIA है इसमें आपका समय समय पर अलग अलग एक्ट के द्वारा इसको चेंज किया गया है और योजना आयोग ने भी इसके संदर्भ में व्याख्या की थी और इसकी जरूरत महसूस किया गया था भारत में। आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में NTPC कहीं पे स्थापित किया जाता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि क्या उसके अच्छे परिणाम होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे, दोनों बातों का डिस्कस करने के बाद ही आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो उससे काफी इन्वायरमेंटल हानि भी हुआ करती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन तय की है। तो इसको हम समयगत हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि EIA का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित जो भी इम्पैक्ट होता है उसका असेसमेंट मतलब होता है उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि इवेल्युएट किया जाता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किसी भी प्रोजेक्ट, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट आपके स्थान पे लग रहा है, आपके आसपास लग रहा है, तो उस प्रोजेक्ट का कितना पर्यावरण को प्रभाव पड़ेगा, क्या पर्यावरण के हिसाब से ठीक है। तो इसका असेसमेंट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। तो ये आपका जो सरकार कभी कभी कहती है ना कि सोशियो इकोनॉमिक जो आपका विकास होना चाहिए ना, संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमें पैसे आने लगे तो हमारा विकास हो गया, हमारा स्वास्थ्य नहीं रह जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। सो इसलिए ये हमेशा इस बात को अकाउंट करता है कि सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट, और ये सारी चीजों को मिल करके हम बेनिफिशियरी अगर होता है तभी हम किसी भी प्रोजेक्ट को उसको सही घोषित करते हैं और उस पर काम किया जाता है। तो ये तो आपका EIA का मतलब जो बेसिक मतलब होता है वो आपका हो गया। और फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। UNEP इसके बारे में क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन क्या बोलता है। तो UNEP डिफाइन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एज अ टूल, मतलब ये इसको एक टूल मानता है यूज टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट अब प्रोजेक्ट प्रायर टू द डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है तो ये जो आपका EIA है वो एक ऐसा टूल है जो कि इस बात पर गौर करता है या आइडेंटिफाई करता है कि पर्यावरण के हिसाब से, समाज के हिसाब से या आर्थिक तौर पर इस प्रोजेक्ट का कितना लाभ है, कितना हानि है। ठीक है, उस आधार पर इसको असेसमेंट दिया जाता है। इट एम्स टू प्रेडिक्ट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एट द अर्ली स्टेज इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। मतलब कि ये आपका जैसे मान लीजिए कोई प्लांट आपको शुरू करना है तो उसको पहले ही उसके प्लानिंग में मदद करता है। जैसे कि किसी जगह पे दिल्ली में आसपास क्षेत्र में आप सोच सकते हैं क्या कि कोयला आधारित कोई भी ताप विद्युत परियोजना लगाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले से दिल्ली में हालत खराब है, हवा खराब है। तो ये सब बातें कौन बताता है, ये तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ही बताएगा ना। तो जो ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है वो कभी कभी आपका नेशनल ग्रिड NGT जिसको कहते हैं, वो कभी कभी गाइडलाइन जारी करता है कि हाँ आप यहाँ पे प्लांट नहीं लगा सकते, मतलब कि किसी भी तरीके का उत्सर्जन नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों का जो गाइडलाइन है वो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से ही निकल के आता है और इसी परिभाषा को UNEP भी स्वीकार करता है। ठीक है, UNEP UN की संस्था है, फिर भी आपका भारत के EIA को यहाँ पे परिभाषित करता है। अब समझते हैं कि EIA कभी न कभी किसी, क्या ये संवैधानिक संस्था है, क्या ये संविधान के तहत किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है, या फिर ये आपका किसी कमेटी के तहत के रिकमेंडेशन से बना है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका एक एक्ट है जो कि संविधान मतलब प्रॉपर संसद में बैठ करके इसको पारित किया गया है। तो EIA जो आपका आता है वो आपका EIA 1986 के एक्ट से होकर के जाता है। इसका फुल फॉर्म मैं बता दूंगा। सो द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज द स्टेट्यूटरी बैक्ड बाय द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, EPA 1986, उसके तहत आपका EIA बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अवधारणा जो है आपका संवैधानिक अवधारणा हमें 1986 में दिखाई देती है। लेकिन कोई भी ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि रात को सपना आया होगा, सुबह उसको सीधा संसद में पेश कर दिया गया होगा। इसकी कुछ हिस्ट्री भी रही होगी। तो अब हम इसके इतिहास की तरफ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इंडिया ने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को, मतलब कि जब 86 से 20 साल पहले आप लगभग जोड़ लीजिए, तो 1970 मतलब 60 से ही आपका 1960-1970 के दशक में इस चीज को सोचने की शुरुआत योजना आयोग ने कर दी थी। मतलब योजना आयोग ने एक विशेष कमेटी के द्वारा इस बात पर अपनी व्याख्या की थी कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट को जब हम कंप्लीट करते हैं या फिर इसको जब साइन करते हैं, सैंक्शन करते हैं, उसके लिए पैसे फंड सैंक्शन करते हैं, तो उसके पहले हमें इन्वायरमेंटल, पर्यावरण पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो वो आपका 10 साल पहले 1976 से इसकी शुरुआत हो गई थी। 1986 में जाकर के ये आपका संसद में एक एक्ट बना। ठीक है, इसको सबसे पहले 1976 में योजना आयोग ने किस किस बात को लेकर के, किस समस्या को लेकर के ये बात कही थी। तो एक्चुअली क्या था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो आपका गवर्नमेंट का है,
उसी ने एक प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत एक आपका कमीशन बैठाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी और उसने एग्जामिन किया कि रिवर वैली जो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब कि नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं, चाहे वो आपका बांध बनाने की बात हो या फिर उससे सिंचाई करने की, इरिगेशन की बात हो, तो उसमें पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पर्यावरण के प्रभाव के एंगल के हिसाब से भी सोचा गया। जैसे मान लीजिए कि गंगा के क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई भी बांध बनाया जाता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या उसमें कोई भी जलीय जीव रहता है, अगर मान लीजिए कि आपका उस जगह पे मरीन जो इको कल्चर है, इकोसिस्टम है, तो वो क्या वो प्रभावित तो नहीं हो रहा है। जैसे कि गंगा डॉल्फिन जो है आपका फेमस है, तो अब उनके लिए अगर समस्या खड़ी हो जाती है तो वो भी आपका पर्यावरण को कहीं ना कहीं असंतुलित करने की बात हो गई। तो वहां पे क्या होगा कि अपने आप वो मना कर दिया जाएगा ईआईए के द्वारा कि नहीं, उसको प्रोजेक्ट को पास ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्लियरेंस, प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पे क्लियरेंस प्रदान करने के लिए भी इसका महत्व है। अब सबसे प्रमुख कड़ी जो आई, आपका क्लियरेंस वगैरह की प्रक्रिया नहीं थी, ये तो एक छोटी सी घटना थी जब आपका ये देखने को मिला। 1986 में भी जब आपका ये एक्ट बन गया तो उस समय इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, प्रोजेक्ट उसी हिसाब से चलते थे जो कि पहले ठर्रे से चलते थे। लेकिन 1994 में आपका दिन है 27 जनवरी को 1994 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मतलब कि केंद्रीय मंत्रालय जो है आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण और जो वन मंत्रालय है, उसने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ईआईए को एक नोटिफिकेशन जारी किया, ईआईए के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी कर दिया गया। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि दिन था 27 जनवरी का, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, दिन था 27 जनवरी और 1994 का, उसमें क्या कहा गया कि जो आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसके अंतर्गत ईआईए की एक कमेटी बनाई गई और उसको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह तय किया गया कि पर्यावरणीय क्लियरेंस जो है आपका, मतलब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। तो यहां से आपको ये वाली बात क्लियर हो रही होगी। अब चलते हैं 2006 के एक्ट में। तो अब इसमें जो डिपार्टमेंट है उसके नाम आप हमेशा ध्यान रखिए। पहले क्या था, 1994 समय में जो डिपार्टमेंट का नाम था जिसके अंतर्गत आपका ईआईए आता था, उसका नाम था द मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। लेकिन आपका 2006 में बदल करके उसका नाम क्या हो चुका था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे एक शब्द जुड़ा गया, क्लाइमेट चेंज। ये तीनों मिल करके MOEFCC, क्या बोलते थे इसको, MOEFCC, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। तो इसने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया सितंबर 2006 में। कब जारी किया, सितंबर 2006 में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, ओरल कर लेते हैं। इसमें पहली बात तो ढेर सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि माइनिंग हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गया, नदी घाटी परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है और संरचना में क्या क्या आता है आपका, इसमें आपका आता है रोड, मतलब कि सड़कें बनाना, चाहे वो आपका नेशनल हाईवे हो चाहे वो आपका स्टेट हाईवे हो। इसके साथ साथ बंदरगाह बनाना, पोर्ट बनाना, हार्बर्स बनाना, हार्बर मतलब भी आपको बंदरगाह ही होता है लगभग, और इसके साथ साथ एयरपोर्ट। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर प्रोजेक्ट कहीं पर भी सैंक्शन हो रहे हैं, कहीं पर भी शुरुआत हो रही है, तो उसमें जो आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसको कंपलसरी या मैंडेटरी कर दिया गया। मतलब कि माइनिंग वगैरह सेक्टर में आपका 1994 में मैंडेटरी नहीं हुआ था। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 1994 में जिन बातों को शुरुआत की गई थी, अब इसको बहुत बड़े क्षेत्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, ये आप समझिए। आगे क्या है कि जैसे कि अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अगर कहीं पे नहीं मिलता है तो वहां पे आपका उस प्लांट को नहीं सैंक्शन किया जाता था, उस प्लांट को क्लियरेंस नहीं मिलती थी, उसका काम शुरू नहीं हो पाता था। अब समझते हैं कि ईआईए का प्रोसेस क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है अब ईआईए के पास गया और वहां से उसको क्या करना है कि उसको क्लियरेंस प्राप्त करना है, उसको सर्टिफिकेट प्राप्त करना है कि ये पर्यावरण के हिसाब से ठीक है, तो उसके लिए किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो पहला होता है स्क्रीनिंग। सबसे पहले एक सरसरी निगाह पे उसको देखा जाता है कि आखिर प्रोजेक्ट जिस जगह बन रहा है तो वहां पे इन्वायरमेंटल क्या हालत है, क्या आसपास के लोगों को उससे फर्क पड़ेगा। तो एक आपका बेसिक मोटा मोटा हिसाब आपका स्क्रीनिंग में लिया जाता है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं है कि 30 साल बाद इसका प्रभाव पड़ेगा, अभी तो नहीं दिख रहा है, स्क्रीनिंग में नहीं पता चला, क्या 30 साल बाद इसका कोई भी रॉन्ग इंपैक्ट पड़ेगा, गलत इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी चर्चा की जाती है। फिर उसके बाद केवल हवा में बात नहीं की जाती है, कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा। वहां पे आपका बेसिक डेटा जो भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट किया जाता है। समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है, जैसे कि अगर आसपास के क्षेत्र से पानी का उपयोग किया जा रहा है तो क्या वहां पे जलस्तर की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि वहां से चिमनियां हैं जहां से उत्सर्जन हो रहा है, तो चिमनी के उत्सर्जन की वजह से गांव के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका डेटा लिया जाता है। मान लीजिए ऐसी कोई प्लांट बना हुआ है, वहां के डेटा से कंपेयर किया जाएगा। तो ये कुछ आपका बेस लाइन डेटा है, उसको यहाँ पे लाया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है ताकि उसके लाभ हानि, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में यहाँ पे समझा जा सके। अगला है कि इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे किन किन क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्र में, आर्थिक तौर पे भी अच्छा है कि नहीं है वो भी आपकी बता देगी यहाँ पे।
उसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित आपका प्रिडिक्शन भी कर देगी कि इसका ये कितना उचित है, और जलस्तर हो गया, ठीक है, और वहां के जो जीव जंतु हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी बातों का यहाँ पे प्रोडिक्शन, एक तरह से प्रिडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो बता देती है कि हाँ ये भविष्य में किस रास्ते पे जाने वाला है। उसके बाद मेजर्स, अगर मान लीजिए उस प्रोजेक्ट को वहां पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, तो वो गाइडलाइन जो है वो भी वहां पे ईआईए के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद पब्लिक हियरिंग की जाती है, मतलब आसपास के क्षेत्र जो के लोग जो होते हैं उनका क्या ओपिनियन है, या फिर जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो उनका भी राय लिया जाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद क्या होता है कि संस्था के बड़े बड़े लोग, सीईओ स्तर के लोग और कंपनी और ईआईए के कुछ आपका ऑफिसर्स मिल करके एक डिसीजन पे आते हैं, मतलब एक ऐसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे आते हैं जहां पे उनका काम भी हो जाए और पर्यावरण पर भी कुछ विशेष प्रभाव न पड़े। उसके बाद वहीं पे नहीं छोड़ देते हैं, मान लीजिए प्लांट बनाया लेकिन उन्होंने क्या किया, अनियमितता कर दी, मतलब जैसे कि अगर चिमनी का जो उत्सर्जन होना चाहिए था एक लिमिट पे होना चाहिए था, लेकिन वो उस लिमिट से ज्यादा का आपका गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, चाहे वो आपका सॉक्स हो चाहे वो आपका नॉक्स हो, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, सल्फर के ऑक्साइड हो, तो ये आपका बहुत डेंजरस कंडीशन हो सकती है, ठीक है, वहां पे पूरे इन्वायरमेंट को कोहरा कोहरा छाया रह सकता है। इस सारी बातों का मॉनिटर समय समय पर किया जाता रहता है। इसके बाद क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, अगर मान लीजिए कि वहां पे प्लांट बनाना संभव नहीं है तो उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। लास्ट में आपका रिस्क असेसमेंट किया जाता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए 5 साल तक वो प्रोजेक्ट चलता रहा तो 5 ईयर तक क्या रिस्क सामने आ रहे हैं इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पे, उसके हिसाब से रिस्क को असेस करके उस कंपनी को गाइडलाइन जारी की जाती है आगे के लिए। अब इस बात को समझते हैं कि 2006 का जो आपका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का जो एक्ट है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें क्या किया गया है कि प्रोजेक्ट, जितने भी तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, पहले इसको वाइड तौर पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कैटेगरी ए वाले प्रोजेक्ट, कैटेगरी बी वाले प्रोजेक्ट। कैटेगरी ए वाले प्रोजेक्ट को सेंटर स्पॉन्सर करता है या फिर केंद्र के द्वारा अगर कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। कैटेगरी बी में उसको रखे जाते हैं जो या तो आपका स्थानीय है, जिसका मतलब असर जो है आपका एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होने वाला है, या फिर आपका स्टेट लेवल पे है, मतलब उसका लेजिस्लेशन से लेते हुए सारा काम जो है, स्पॉन्सरशिप से लेते हुए सारा काम, असेसमेंट हो गया, वो सारे काम स्टेट देख रहा है। तो अब ए और बी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है। कुल मिला के आप इसको कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज किया गया, ठीक है, इसको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो आपका ए लेवल का, मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी ए वाले प्रोजेक्ट थे उसमें क्या हुआ कि जो क्लियरेंस लेना था, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो मैंने पहले बात की थी, उसको मैंडेटरी रखा गया, मतलब कि उसमें बिना क्लियरेंस के आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट लेवल में ऐसा नहीं था, स्टेट लेवल में 2 पार्ट किया गया, एक तो मैंडेटरी था और दूसरा आपका कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि आपका वहां पे इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो आपका मैंडेटरी नहीं था, मतलब उसमें स्टेट अपनी इच्छा के अनुसार चाहे उसको कराए या न कराए, असेसमेंट कराए चाहे न कराए, वो दोनों के लिए लागू है। कभी कभी आपसे पूछता है कि सेंटर में ये जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करता है उसके लिए कौन सी जिम्मेदार संस्था है, तो आप इसको समझिएगा इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, IAA, ठीक है, यही आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सेंटर के केस में करता है। और इसका जो काम दिया जाता है वो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को दिया जाता है। कौन करता है? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया सेंटर का। अब स्टेट में आपका इसके लिए जिम्मेदार संस्था है जो कि आपका EIA का सर्टिफिकेट प्रदान करती है, उसका स्टडी करती है, तो उसका नाम है स्टेट लेवल। यहाँ पे SEIAA और SEAC ये दोनों संस्थाएं हैं, इसको हम समझते हैं। तो स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल को S मान लीजिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी थी SEIAA, एक तो ये हो गया संस्था। उसके बाद ये एक्सपर्ट लेवल जो आपका जांच बैठती है, तो वो एक्सपर्ट का संस्था के कमेटी कौन सी है उसको नाम समझते हैं स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो इस तरीके से आपका ये दोनों ही कैटेगरी वाले, कैटेगरी के A और B प्रोजेक्ट हो गए, उनको कौन आपका अप्रेजल देता है या फिर कौन उसका असेसमेंट करता है वो मैंने बता दिया। और कहाँ पे मैंडेटरी है, सेंटर में हमेशा मैंडेटरी है, स्टेट में आपका कुछ केस में मैंडेटरी है या नहीं है, तो आपको फिलहाल इतना ही जानना है। वो आपका कैटेगरी B के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि मैंडेटरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि कौन जो आपका किसी भी में जब आपका उसको क्लियरेंस दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ नहीं यहाँ पे प्रोजेक्ट आप लगा सकते हो, प्लांट लगा सकते हो, तो उसके 2006 के बाद केवल 4 स्टेप कर दिया गया। पहले आपने देखा होगा ना 7-8 स्टेप था, तो केवल 4 स्टेप कर दिया गया। पहला स्क्रीनिंग, दूसरा स्कोपिंग, तीसरा आपका पब्लिक हियरिंग, चौथा आपका अप्रेजल, मतलब सीधा अप्रूव कर दिया जाता है। उसके बाद इसका मतलब इतना तरीके से काम किया जाता है कि आजकल भी टेक्निक भी इतनी साइंटिफिक अच्छी आ गई है जिससे आप पता कर सकते हो कि 30 साल बाद क्या होने वाला है, मतलब इसका क्या पब्लिक पे असर पड़ेगा। तो इस लेवल के हिसाब से 2006 में इसका केवल 4 स्टेप कर दिया गया, ठीक है।
अब इसमें क्या है, आगे समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मतलब ईआईए का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको पहले समझ लेते हैं। तो पहली बात कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, मतलब जो सामरिक विकास है, मतलब कि हर क्षेत्र में आपका विकास हो, ऐसा ना है कि हम अपने स्वास्थ्य को खो बैठे और केवल पैसे पैसे हमारे पास रह जाएं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल विकास के लिए आपका ईआईए जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है इससे प्रोजेक्ट। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ में हमें पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, ठीक है, वहां पे अगर पानी की समस्या हुई तो वहां पे लोगों को माइग्रेट करना पड़ जाएगा, तो ये सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इसके लिए जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो आपका जरूरी है। तीसरा क्या है कि गुड इम्पैक्ट प्रिडिक्शन हो जाता है। हम पहले ही आपका जो भी खतरे उत्पन्न होने वाले हैं उसकी हम व्याख्या पहले ही कर सकते हैं। तो ये भी आपका अच्छी चीज है, ये भी इंपॉर्टेंस है आपका ईआईए का। अब समझते हैं कि शॉर्ट कमिंग, मतलब क्या क्या कमियां रह जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कोई भी चीज परफेक्ट होता है, हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं, कुछ आपका कह सकते हैं ऐसे स्पॉट होते हैं जहां पे हमें काम करने की जरूरत है। तो उन सॉफ्ट कॉर्नर को समझते हैं। पहला तो है कि हम जितनी बातें कहते हैं, जो कागज पे काम ये हमको दिख रहा है उतना हो नहीं पाता, एप्लीकेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब उसको जमीन पे उतारने का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर मान लीजिए पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया, मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है, अब उसने क्या किया कि अपने हिसाब से जांच बैठवाई, कमेटी पर उसने गलत प्रभाव डाला, ठीक है, और उसको मजबूर किया कि आप उसको क्लियरेंस प्रदान कीजिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी जो है बहुत मुश्किल दिखती है। दूसरा क्या है कि पब्लिक हियरिंग जो है वो हमेशा एक विवाद का विषय रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई भी आपका प्रोजेक्ट लगाया जाना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश मत मानिए, आप ऐसे प्रदेश को मानिए जहां पे आपका सेंटर में कोई भी और पार्टी हो, आपका स्टेट में कोई भी और पार्टी हो, वहां पे बड़ी दिक्कत आती है। जैसे राजस्थान में अभी मान लीजिए कि कोई भी आपको प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसके लिए हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का सोचना कुछ और हो सकता है पॉलिटिकल व्याख्या करते हुए वो उस पब्लिक हियरिंग पब्लिक को उकसा दें। तो ये भी बातें देखने को मिल सकती हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया, जैसे अभी आप किसान आंदोलन में देख लीजिए, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है कि सरकार ने, सेंटर ने कोई बिल पास किया, ठीक है, अब वो आपका क्या वो ग्राउंड पे उतर पा रही है, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी हो रही है, नहीं हो पा रही है ना। सरकार ने बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर दी, लेकिन क्या वो ग्राउंड पे उतर रहा है, क्या वो आपका ठीक तरीके से चल रहा है, नहीं, ठीक है। और सरकार बातचीत करेगी तो मतलब ये पब्लिक हियरिंग ही तो हुआ। तो पब्लिक हियरिंग कहीं ना कहीं क्लियरेंस को क्या करता है, अटका देता है, बहुत सालों सालों तक प्रोजेक्ट अटके रह जाते हैं। तो ये हमेशा ये शॉर्ट कमिंग रहा है। आगे देखते हैं क्वालिटी पर कई बार इसमें सवाल उठते हैं, मतलब कि जो इम्पैक्ट ये लोग असेसमेंट करते हैं, मतलब जो ये लोग डेटा तैयार करते हैं, तो वो उसका बेस क्या है, क्या वो सभी चीजों का डेटा जो आपका जो ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पावर प्रोजेक्ट की बात करता हूं, एक स्थान है ए, एक स्थान है बी, वहां पे अलग अलग कमेटी ने अलग अलग व्याख्या की है। तो ये कैसे संभव है, पावर प्रोजेक्ट है, अगर मान लीजिए 500 मेगावाट की बिजली दोनों जगह उत्पन्न हो रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी तो बराबर ही होगा ना। तो पता चला एक कमेटी कुछ और कर रही है, दूसरी कमेटी कुछ और कर रही है, तो किस पर विश्वास किया जाए। इसीलिए यहाँ पे क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है, किसको हम स्टैंडर्ड क्वालिटी का माने। आगे क्या होता है, इसीलिए लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब उन पर विश्वास किया जाना, ठीक है, उन पर आंख मूंद कर विश्वास करके हम किसी भी अप्रेजल को ठुकरा दें या फिर उस अप्रेजल को हम स्वीकार कर लें, उसके लिए थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे कुछ शॉर्ट कमिंग है। तो अब हमेशा होता है कि अगर शॉर्ट कमिंग है तो वे फॉरवर्ड भी कुछ होगा। कहने का मतलब है कि इन्हीं सब चीजों को जिनको मैंने शॉर्ट कमिंग बताया, उन्हीं सब चीजों को आप क्या कर सकते हो कि बता सकते हो कि अगर इसमें अच्छा कर लिया जाए तो काम हो जाएगा। जैसे पहली बात तो हमने पब्लिक हियरिंग की बात की थी, तो पब्लिक हियरिंग को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी को बैठाओ जो कि आपका स्टैंडर्ड क्रिएट करे, और ईआईए की क्वालिटी को सुधार सकते हो, जो आपका लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है उसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, और उसको एप्लीकेबल बना सकते हो, उसको पब्लिक हियरिंग के लिए अच्छे से रख सकते हो, और क्लियरेंस के लिए आपका एक ग्रांट जो होता है उसको समय समय पर असेसमेंट के लिए रख सकते हो। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग करना हमेशा अच्छी बात होती है। इसी तरीके से कॉम्प्लीट और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाना चाहिए हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि नदी घाटी कोई परियोजना है, रिवर से संबंधित कोई परियोजना है, जैसे डैम बनाया जाना है या फिर उसमें आपका कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया जाना है, तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बैठाइए। ऐसा जरूरी थोड़ा नहीं है कि आपका हर व्यक्ति हर चीज का एक्सपर्ट होगा, ठीक है, तो मतलब नदी वाली परियोजना जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपका अलग कमेटी बैठानी चाहिए। इसी तरीके से जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसके लिए अलग, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उसके लिए अलग बैठाना चाहिए, ठीक है, कोई भी स्टील कंपनी है तो उसके लिए आपका अलग से आपका प्रोजेक्ट के लिए असेसमेंट बैठाना चाहिए। तो कुल मिला के कहने की बात क्या है कि मतलब कि एक परफेक्ट ऐसा कुछ तैयार किया जाए जिसमें कि हर पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से वहां पे कमेटी बैठे जो कि आपका अप्रेजल दे। तो इस तरीके से हमने ईआईओ को कवर किया है। इसी तरह के वीडियो अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।